ओके। हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है आपको ऊपर दिख रहा होगा मेरे टाइटल ऊपर, सीए फाइनल नवंबर 2020 एग्ज़ाम, ठीक है, दिख रहा है। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये सीए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए है। मई 20 का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, पोस्टपोन होते होते अब तो नवंबर 20 में होगा। तो नवंबर 20 के एग्ज़ाम में तकरीबन डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर करने वाले हैं। अभी 15 जुलाई को सीए इंस्टीट्यूट ने हर बारी एग्ज़ाम के अराउंड 3.5 महीने के आसपास सीए इंस्टीट्यूट एक एप्लीकेबिलिटी का अनाउंसमेंट लेके आती है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज 8 सब्जेक्ट्स है, तो सब्जेक्ट वाइज बताती है कि भाई क्या क्या एक्सक्लूड हो गया है, क्या क्या एप्लीकेबल है, टू गिव अ क्लैरिटी टू द स्टूडेंट्स। और ये तकरीबन 4-5 टर्म से ये चालू हुआ है ज़्यादा। ओके, इसमें मुख्य तौर पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, टैक्सेस की बात की जाती है। तो मैं सब बता दूंगा, एक बार खाली मेरे को सुनते रहना। अच्छा, पोडियम पे आपको दिख रहा होगा आज का हमारा मकसद क्या है, टू डिस्कस सिलेबस एक्सक्लूजन, कि भैया सिलेबस में क्या है और क्या नहीं है, तो मैं पूरा डिस्कस करूंगा। ये आप नोटिफिकेशन देख रहे हो 15 जुलाई का, दिस इज फॉर नवंबर 20। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा मतलब लगता है कि बहुत सारे चेंजेस आ गए, नया एक्सक्लूजन हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। ये मेरे सामने इधर आप देखो, नया ये मई 20 का है। ये मई 20 का यही सेम अनाउंसमेंट था, क्या क्या हटा है, और अभी नवंबर 20 के लिए अनाउंसमेंट आया है कि क्या क्या हटा है। तो आई एम टेलिंग यू 99% एकदम सेम है, 99% एकदम सेम है। कुछ एक्सक्लूजन्स नहीं हुए हैं, कुछ भी ज्यादा एक्सक्लूजन्स नहीं हुए। मैं फिर भी टॉपिक वाइज तुमको शो कर दूंगा। और ये जो तुम देखो मैंने येलो कलर मार्क किया ना, ये नवंबर 20 वाला नोटिफिकेशन अभी का, ठीक है, ये मैंने येलो कलर मार्क किया। येलो कलर मार्क करने का मतलब है कि दिस इज सेम, जो मई 20 में था वही डिट्टो है, कोई चेंज नहीं है, कोई नया टॉपिक इंक्लूड एक्सक्लूड नहीं हुआ है। येलो मतलब जैसा था वैसा ही रहेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे मई के स्टूडेंट्स भी नवंबर में एग्जाम देंगे, तो उनको ये डाउट होगा भैया कि हमको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ के जाना है, तो वो सब दिखेगा तुमको। येलो मतलब सेम है, जो पहले इंक्लूड एक्सक्लूड था वही अभी भी इंक्लूड एक्सक्लूड है, देयर इज नो चेंज। मैं 8 सब्जेक्ट का बताऊंगा, 8 सब्जेक्ट का डिस्कस कर दूंगा। खाली 1% जो चेंज है वो है तुम्हारे इनडायरेक्ट टैक्सेस में, जो तुम्हारा जीएसटी वाला पेपर है उसमें खाली एक जबरदस्त चेंजेस है, और बाकी कहीं भी बहुत ज्यादा इंक्लूड एक्सक्लूड में कोई चेंज नहीं है। खाली वही एक सिंपल सी कहावत है इनकी कि एग्जाम में 6 मंथ्स पहले तक जो नोटिफिकेशंस होते हैं दे बिकम एप्लीकेबल फॉर एग्जाम। जैसे अब हम लोग नवंबर 20 में एग्जाम देंगे, जो मई का स्टूडेंट है वो भी नवंबर 20 में एग्जाम देगा, तो मई में जो एग्जाम था उसके लिए कब तक के नोटिफिकेशन रेलेवेंट थे, 31 अक्टूबर 2019। लेकिन अब तो एग्जाम नवंबर में, तो नवंबर के 6 महीने पहले कौन सा है, 30 अप्रैल 2020। तो इन्होंने हर जगह बस इतना ही लिखा है कि 30 अप्रैल 2020 तक जो भी सर्कुलर नोटिफिकेशन वगैरह आया दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर द अपकमिंग एग्जाम। बाकी सब मोर और लेस सेम है, ठीक है। मैं अभी इसमें एक एक करके शो करूंगा, डिस्कस करूंगा। यू विल फाइंड मेजॉरिटी थिंग्स आर येलो, व्हिच मींस देयर इज नो चेंज बिटवीन मई 20 एंड नवंबर 20। द सेम सेट ऑफ टॉपिक्स आर इंक्लूड एक्सक्लूडेड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में, कारो का बहुत जन पूछा है, मैं बार बार बोल भी चुका हूं 50 अलग अलग जगह पे कि भैया कारो 16 ही पढ़ना है हम लोग को नवंबर एग्जाम के लिए। कारो 2020 को एक साल सरकार ने पोस्टपोन कर दिया है, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस अभी क्लैरिफाई कर रहा हूं, एक बार प्लीज आप लोग देख लो। खाली इनडायरेक्ट टैक्स में ज्यादा चेंज दिखाऊंगा मैं। ये सबसे पहले कौन सा अपना पेपर 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो इसमें उधर येलो कलर में देखो इंड एस 37 एक्सक्लूड है, वो पहले भी था अभी भी है, नो चेंज। येलो मतलब नो चेंज, तो सेम चल रहा है देखो, येलो मतलब नो चेंज। खाली बस एक ही चेंज जो आएगा, ये कोई चेंज नहीं, सब सेम है, कोई चेंज नहीं। खाली बस एक ही फर्क आएगा कि 30 अप्रैल तक जो नोटिफिकेशंस होंगे दैट विल बिकम एप्लीकेबल फॉर एग्जाम। तो उसके लिए तो अमेंडमेंट क्लासेस लगती हैं। तो मैंने अभी फिलहाल तो कोरोना की वजह से मीटिंग्स में, एजीएम ईजीएम बोर्ड मीटिंग में जो जो अमेंडमेंट्स आए थे कंपनी लॉ में, उसका मैंने 3 अलग अलग वीडियो बना के डाल भी दिया था अमेंडमेंट का, तुम देख सकते हो। उसके नोट्स भी वेबसाइट में डाले हुए। इनफैक्ट ये जो आज मैं दिखा रहा हूँ ना, इसका भी नोट्स मैं वेबसाइट में डाल दूंगा और लिंक दे दूंगा कि तुम ये भी देख सको फ्यूचर रेफरेंस के लिए, कि बार बार मन में डाउट है तो तुरंत जाके देख लिया। तो ये मैं क्या बोलते हैं उसमें डाल दूंगा वेबसाइट में। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कोई चेंज नहीं, ये सब देखो वैसा का वैसा ही चल रहा है। येलो मीन्स नो चेंज। पेपर 2 एसएफएम होता है, तो पेपर 2 एसएफएम में तो कोई चेंज, कोई टॉपिक इंक्लूड एक्सक्लूड इन्होंने किया ही नहीं, अमेंडमेंट उसमें आते नहीं है, उसमें टॉपिक इंक्लूड एक्सक्लूड हो सकते हैं, तो वो उन्होंने किया नहीं, कोई चेंज नहीं पेपर 2 में। पेपर 3 अपना ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, इसमें मैं बता देता हूं कोई चेंज नहीं। जितने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, जो जो गाइडेंस नोट कारो मई 20 में एप्लीकेबल थे वही नवंबर 20 में एप्लीकेबल है। जो मई 20 में एक्सक्लूड था वो नवंबर 20 में एक्सक्लूड है। इधर देख लो बोर्ड पे, ये रहा तुम्हारे सामने। यहाँ पे स्टैंडर्ड्स कितने एप्लीकेबल हैं, 36 होने चाहिए। ये देखो 36 स्टैंडर्ड्स आपको दिख रहे हैं। सो यही 36 स्टैंडर्ड सेम बंच मई 20 में भी था और नवंबर 20 में भी है, कोई चेंज नहीं है,
ठीक है, सेम है। देखो गाइडेंस नोट, यही 4 गाइडेंस नोट पढ़ने हैं आपको। 44 AB वाला ये टैक्स ऑडिट रिलेटेड है। तो मैं जब अपनी टैक्स ऑडिट की क्लास देता हूँ ना, तो मैं अपनी टैक्स ऑडिट क्लास में पूरा गाइडेंस नोट के बेसिस में सारा एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ। टैक्स ऑडिट पे इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट मैं पूरा यूज करके एक्सप्लेन करता हूँ एक एक क्लॉज को। मैंने टैक्स ऑडिट के अभी तक 2 वीडियोस डाले यूट्यूब पे, टैक्स ऑडिट 1 और टैक्स ऑडिट 2। आपको टैक्स ऑडिट 1 और टैक्स ऑडिट 2 का जो नोट्स है वो यूट्यूब उसमें क्या बोलते हैं, मेरे वेबसाइट में डाउनलोड्स में मिल जाएगा। फुल टैक्स ऑडिट वाला जो नोट्स है वो हटाया जा चुका है, वो मैंने हटा दिया, बिकॉज मैं क्लास बाय क्लास डालूंगा। ठीक है, तो अभी मुझे टैक्स ऑडिट की अराउंड 4 क्लासेस और लेनी है, 3, 4, 5, 6। तो जब मैं वो लूंगा ना, तो उसके ऊपर जो जो नोट्स मैं यूज करूंगा यूट्यूब में दिखाऊंगा, वो भी मैं अपने वेबसाइट में डाल दूंगा। तो टैक्स ऑडिट का गाइडेंस नोट हमेशा से अपने कवर करते ही है, पूरा चैप्टर के अंदर ही कवर होता है। बैंक ऑडिट का गाइडेंस नोट सिमिलरली बैंक ऑडिट चैप्टर में कवर हो जाता है फाइनल के ऑडिट में। ठीक है, ये IFC इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मैंने अपनी ऑडिट की क्लासेस जो होती है फाइनल की, उसमें इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक है और ये गाइडेंस नोट डिस्कस किया है। एंड लास्ट कारो 16, कारो 16 में हमेशा से डिटेल में कवर करता हूं और उसके गाइडेंस नोट को भी यूज करते रहता हूं। पहले पॉइंट्स में हर एक क्लॉज में बताते रहता हूं। कारो का वीडियो अगर चाहिए कारो 16 का, तो वो तो मेरा यूट्यूब में डाला हुआ, यू कैन चेक दैट। ठीक है, अच्छा ये फिर इन्होंने वही सिंपल कहावत बोल दी कि वही 30 अप्रैल तक जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे वो आपको पढ़ने हैं। तो वो तो लॉ में आते हैं, उसका ऑडिट पे असर पड़ता ही है। वो तो अभी इंस्टीट्यूट का अमेंडमेंट और RTP आना बाकी है नवंबर एग्जाम के लिए, तो वो जब आएगा तो वो अमेंडमेंट्स भी अपने डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कोई हेडेक नहीं उसमें। अब ये चैप्टर 14 हटाया जा चुका है, ये पहले भी हटाया जा चुका था, अभी भी हटाया जा चुका है, ये हट गया। चैप्टर 14 पूरा एक्सक्लूड हो चुका है। ये स्टैंडर्ड्स एक्सक्लूड हो चुके हैं, ये पहले एक्सक्लूड थे, ये 10 स्टैंडर्ड्स उन्होंने पहले ही हटा दिए थे, कोई चेंज नहीं। चैप्टर 7 भी एक्सक्लूड हो चुका है, ये पहले भी एक्सक्लूड हो चुका था, अभी भी एक्सक्लूडेड ही है, तो कोई चेंज नहीं है। येलो मतलब सेम है, ये सारे जो आपको येलो कलर के गाइडेंस नोट्स दिख रहे हैं ये सारे हट गए हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये क्लैरिफिकेशन समझ लो। कोड ऑन एथिक्स का जो इंस्टीट्यूट का पब्लिकेशन है वो भले एक्सक्लूड है, पर चैप्टर 18 प्रोफेशनल एथिक्स का सिलेबस में है। अराउंड साल भर पहले बहुत एक हल्ला समझ गया कि अरे प्रोफेशनल एथिक्स सिलेबस से हट गया, अरे नहीं हटा है, वो हट जाएगा तो ऑडिट की जान ही निकल जाएगी। यहाँ देखो क्या लिखा है, वेयर चैप्टर 18 ऑन प्रोफेशनल एथिक्स इज इन सिलेबस, तो दैट्स अ पार्ट ऑफ सिलेबस। ये क्लैरिफिकेशन है, मतलब चेंज कुछ नहीं है, क्लैरिफिकेशन है। लॉ की बात करते हैं, लॉ में वी नो चेंजेस आर देयर, चेंजेस बोले तो अमेंडमेंट्स आर देयर। इंक्लूड एक्सक्लूड कुछ चेंज नहीं हुआ है, वो वही का वही है। इंक्लूड एक्सक्लूड में कोई चेंज नहीं, वो वही का वही है, खाली ये तुम्हारा क्या नाम है अमेंडमेंट्स आ गए हैं। तो लॉ में जो जो अमेंडमेंट्स आए हैं, अभी मीटिंग चैप्टर में जो अमेंडमेंट्स हुए वो तो मैंने जैसे कि यूट्यूब में डाला ही है। इसके अलावा एक बार 1 मंथ अपने को वेट करना है, मोस्ट प्रॉब्ली आई होप कि आज तारीख अपना है 18 जुलाई। ठीक है, तो आई थिंक अगस्त मंथ के अंदर इंस्टीट्यूट रिवीजन टेस्ट पेपर इशू कर देगा नवंबर का, अभी तक आया नहीं RTP नवंबर के लिए। तो उसमें जो जो और अमेंडमेंट्स आएंगे वो सारे अमेंडमेंट्स का लेके फाइनल का मैं क्लास डाल दूंगा। इस बार मेरी जो अमेंडमेंट की क्लासेस होंगी, ओके ध्यान सुन लो, उसमें मैं साल भर का अमेंडमेंट कवर करूंगा। साल भर का इसलिए बिकॉज पिछला एग्जाम नवंबर 19 में हुआ था और अब एग्जाम होगा सीधा नवंबर 20 में, तो साल भर का गैप आ गया है। तो ये साल भर के अमेंडमेंट्स रहेंगे, तो मई का स्टूडेंट हो चाहे नवंबर का स्टूडेंट हो, दोनों के लिए पूरा 1 साल का अमेंडमेंट्स रहेगा, एकदम रेलेवेंट। ठीक है, तो दैट आई विल बी टेकिंग, एक बार मेरे को वेट है कि इंस्टीट्यूट अपना रिविजन टेस्ट पेपर निकाल दे। तो लॉ में भी आप देख लो चैप्टर वाइज वही सारे इंक्लूजन एक्सक्लूजन है, कोई चेंज वगैरह नहीं है। अच्छा, ये सफेद पोर्शन जो देख रहे हो ये वाइंडिंग अप चैप्टर में है। ये सफेद पोर्शन क्या है सर, ये अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट वाइंडिंग अप के रूल्स आ चुके हैं। ठीक है, मैंने जैन से मार्च 20 में क्लासेस ली थी फाइनल की, एकदम लेटेस्ट क्लास है पूरी, उसमें उस क्लास के अंदर मतलब पढ़ाते पढ़ाते भी जो अमेंडमेंट आए थे ना वो भी मैंने डिस्कस कर दिए थे। उसी में से एक था वाइंडिंग अप रूल्स। इसमें फॉर्म्स आए थे बहुत सारे, विन नाम से, विन 1 विन 2 ऐसे करके बहुत सारे फॉर्म्स आए थे। वाइंडिंग अप इज अ वेरी बिग चैप्टर इन कंपनी लॉ, उस पर वाइंडिंग अप रूल्स पब्लिश हो गया, एक्सपेक्टेड नहीं था पर पब्लिश हो गया, और उसमें दुनिया भर के फॉर्म्स भी हैं, विन 1 विन 2 विन 3 करके। तो अभी क्या करें, बहुत सिंपल है, एक तो उसका अमेंडमेंट तो मैं डिस्कस करूंगा, सो है ही वो हटाओ। इसके अलावा मैंने बैच में तो पढ़ाई दिया था और मैंने वाइंडिंग अप रूल्स के ऊपर 4 या 5 पेज के नोट्स बनाए थे, एकदम सिंपल, क्योंकि वाइंडिंग अप रूल्स बहुत बड़ा है, ये तकरीबन मतलब बहुत लंबा जाता है, 100 पेज के आसपास कुछ है। तो मैंने उसका एकदम सिंपल समरी फॉर्मेट में 4-5 पेज का बनाया था, वो मेरे वेबसाइट में है। मेरे वेबसाइट में तुम सीधा डाउनलोड सेक्शन में जाओ तो देखो डाउनलोड बड़ा होते जा रहा है, बिकॉज रोज कुछ ना कुछ उसमें ऐड कर रहा हूं। तो डाउनलोड में नीचे जाते जाना, ढूंढना, तुमको वाइंडिंग अप रूल्स पक्का मिल जाएगा। ठीक है, तो यूज दैट। प्रोड्यूसर कंपनी एक्सक्लूड है, वो सब मालूम है, वो सब वही है, कोई नया इंक्लूजन एक्सक्लूजन नहीं, सब सेम चल रहा है, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं। फेमा, ये देखो फेमा,
फेमा में 3 बड़े टॉपिक्स इन्होंने सिलेबस में ऐड किए थे, ओडीआई, इंपोर्ट्स और ईसीबी। ठीक है, एक कमाल की बात क्या हुई, हालांकि 3 टॉपिक सिलेबस में ऐड हुए थे, परंतु इंस्टीट्यूट ने जो May 20 वाला आरटीपी निकाला था ना, उसमें उन्होंने सिर्फ ईसीबी डाला था, ओडीआई इंपोर्ट नहीं डाला, तो ये गलती थी उनकी। मैंने इन तीनों पे नोट्स भी डाल रखा है अपने वेबसाइट के डाउनलोड्स में। जो मेरे करंट बैच के स्टूडेंट लोगों को तो मिले, बुकी के अंदर मिल चुका होगा, क्लास भी हो चुकी, पर जो पुराने बैचेस के स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूं, इन तीनों क्लास का वीडियो ऑलरेडी आई हैव पुट ऑन यूट्यूब। तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाओगे, यूट्यूब चैनल में जाओगे ना सिद्धार्थ क्लासेस में, तो उसमें देखना एक वीडियोस बोल के एक टैब होता है ऊपर, उसको क्लिक करना, उसमें नीचे जाना, तुमको ये वीडियोस मिल जाएंगे। ईसीबी के ऊपर 2 वीडियो होगा, इंपोर्ट पे के, ओडीआई पे के। ओडीआई इंपोर्ट पे एक वीडियो है, ईसीबी बहुत बड़ा है, ईसीबी 7 घंटे का है। ठीक है, तो कुल मिला के 2 वीडियो, तो उसमें मैंने पूरा विस्तार से समझाया अच्छे तरह से, मतलब इसमें मैंने सारा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है, एग्जाम ओरिएंटेड भी बताया कि ये एग्जाम में आ सकता है, नहीं आ सकता है, सब कुछ मैंने डिस्कस किया एकदम डिटेल में। ठीक है, मैंने एक चीज मैं देखो तुमको बताता हूं, ये 3 एक्चुअली में अभी टीचर के ऐसे से बता रहा हूं तुमको, ये 3 टॉपिक बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड, मतलब मेरी खुद की जान निकल गई थी इन तीनों को समझने में, पढ़ने में, नोट्स बनाने में और क्लास लेने में, जान निकल गई थी, बहुत हार्ड है। फेमा की ये 3 रेगुलेशंस अति हार्ड लेवल के, इट्स नॉट सिंपल, बिकॉज रेगुलेशंस में खाली बात बोल के निकल गया, कुछ समझाया वमझाया नहीं है, समझना आपको खुद है, पूरा बैकग्राउंड आपको खुद ढूंढना है, तो तुमको बहुत हार्ड लगेगा टॉपिक, बहुत हार्ड। अब इस वजह से क्या होता है, कई स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, और कई टीचर्स भी, बहुत ही अजीब बात है, वो इसको अंडर प्ले कर देते हैं। अंडर प्ले मतलब बोलते हैं कि अरे ये तो नया आया है, मुश्किल से 4 मार्क का आएगा, इसके लिए क्यों मेहनत करना है। सर कोई भी टॉपिक 100 मार्क का नहीं आ सकता ना पेपर में, कोई भी क्वेश्चन जो है वो 4 ही नंबर का आ सकता है ना, 100 नंबर का थोड़ा पूछ लेंगे एक ही टॉपिक उठा के। तो उस तरह से क्या हम लोग सारा सिलेबस छोड़ के चले जाएं, नहीं पढ़े, ये तो अजीब बात हो जाएगी, फिर तो सारे बड़े बड़े चैप्टर हटा दो सिलेबस से, कोई सेंस ही नहीं बनता। अरे कम से कम एक बार पढ़ते पढ़ाते वक्त तो डिटेल में पढ़ना जरूरी है, बाद में उसको रिवीजन कर लेंगे, बाद में छोटा कर लेंगे, वो अलग बात है। ठीक है, तो प्लीज इसको वो मत करो, इग्नोर मत करना, पता नहीं कब कहां से कौन सा क्वेश्चन इजी निकल के आ जाए। ऐसा होता है कि इजी चैप्टर जो तुमको लगता है उससे हार्ड क्वेश्चन आ गया जो नहीं कर पाए, और हार्ड चैप्टर से इजी क्वेश्चन आ गया जो अगर जरा सा पढ़ के चले गए होते 4 नंबर आ जाता पूरा का पूरा। तो यहां पर इन सारे वीडियोस में पढ़ाते वक्त कंसेप्ट सारे समझाएं, एग्जाम ओरिएंटेड भी, देखो ये इससे आएगा, इससे नहीं आएगा, इससे आएगा, वो सब बताया हुआ है मेरा। और क्लास के अंदर बाय द वे मैंने रिवीजन भी करा रखा है इसका, मतलब जब मैं पढ़ा रहा हूं ना, पढ़ाते वक्त ही अंदर में रिवाइज कराता हूं। हर क्लास के पहले रिवीजन होता है, हर क्लास के लेक्चर के क्लोज में भी मैं रिवीजन करता हूं। और ईसीबी तो बहुत बड़ा टॉपिक था, इसमें तो लेक्चर के अंदर भी तुम देखोगे 2-3 बार रिवीजन हुआ है, ठीक है, एक ही चीज का। तो ये प्लीज इसको कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इलेक्टिव में भी डाला गया, इलेक्टिव पेपर वाले लॉ में भी, पेपर 6 में भी, और यहाँ पे भी है। सरफेसी वगैरह सब वही चल रहा है, कोई चेंज नहीं, कोई नया इंक्लूजन एक्सक्लूजन कुछ नहीं, सब वही चल रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्टिव पेपर्स। इलेक्टिव पेपर्स में भी शो कर दूंगा क्या चेंज है क्या नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। अच्छा, बिफोर मूविंग अहेड देयर इज अ क्वेश्चन, इनफैक्ट आज सुबेरे की बात है कि एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा क्वेश्चंस कि सर ये इसे मतलब क्या बोलते हैं, मेरे को इलेक्टिव लॉ पढ़ना है। तो मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ कि मैं इलेक्टिव लॉ सेपरेटली नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि इलेक्टिव लॉ में भाई 6 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 3 चैप्टर मैं पेपर 2 जो ये पेपर 4 जब पढ़ाता हूँ लॉ, तो उसमें बहुत डिटेल से कवर करता हूँ वो 3 चैप्टर। फेमा है, मनी लॉन्ड्रिंग है, आईबीसी कोड है, फुल डिटेल में कवर होता है एकदम। मेरा मतलब इफ यू हैव टेकन लॉ फ्रॉम मी यू नो व्हाट आई एम सेइंग, मतलब कोई भी चैप्टर अगर मैं पढ़ाया हूँ लॉ में तो उसको पूरा मैं खोद के डिटेल में पढ़ाया हूँ। ये नहीं कि डायरेक्टर तो पढ़ा दिया खोद के डिटेल में और जब हार्ड चैप्टर में गए तो उसको हुल करके निकाल दिया, वैसा नहीं है, एक एक चैप्टर डिटेल में। तो 3 चैप्टर तो ऑलरेडी कवर हो जाता है तुम्हारा पेपर 4 में। एक चैप्टर कॉम्पिटिशन एक्ट है, वो मेरा यूट्यूब में डाला हुआ है, तुम देखोगे ना उसका कॉम्पिटिशन एक्ट का क्लास, तुमको कॉम्पिटिशन का मेरा यूट्यूब का क्लास देखिए, एक एक मतलब कहानी समझ में आ जाएगा कि कॉम्पिटिशन एक्ट है क्या, क्यों हुआ, एक एक मैंने उसमें एक एक किस्सा, कहानी, बिजनेस एंटरप्राइज का सब डिस्कस किया है। 2 चैप्टर खाली बचते हैं, रियल एस्टेट और बेनामी, वो मैंने पढ़ाए नहीं है क्योंकि मैंने कभी भी इलेक्टिव अलग से पढ़ाया नहीं, और वो 2 चैप्टर्स मैंने पढ़ाए भी नहीं है। पर उन 2 चैप्टर को तुम सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हो, बाकी उसके अलावा 4 चैप्टर्स तुम्हारा आराम से कवर्ड है, ठीक है। इलेक्टिव पेपर में कौन सा हम लोग को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, टोटली पर्सनल चॉइस है, कोई बायसनेस नहीं है, हर किसी का अपना एक स्ट्रेंथ होता है, मतलब 5 उंगलियां समान नहीं होती। हर स्टूडेंट को मैं देखा हूं, मतलब कि सबका अपना एक अलग ही फ्लेवर है, तो आपको जो समझ में आता है आप उसमें से कर सकते हो। मेरे पास जो स्टैटिस्टिक्स है मैं बता देता हूं। इलेक्टिव लॉ का अगर बात करो
तो हिंदुस्तान में 20% स्टूडेंट्स हैं जो इलेक्टिव लॉ लेते हैं, लेकिन जो लेते हैं उनमें 80% जन पास हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। इलेक्टिव लॉ का क्वेश्चन पैटर्न बहुत ड्रास्टिक होता है, चेंज होता रहता है, इसलिए यहाँ पे मार्क्स लंबा उठाना मुश्किल है, ठीक है। पेपर 6A रिस्क मैनेजमेंट कोई चेंज नहीं, 6B फाइनेंशियल सर्विसेज कैपिटल मार्केट कोई चेंज नहीं, खाली इसमें यही बोला है कि सेबी रेगुलेशंस जो सिलेबस में उनमें जब जब चेंज जो आया वो अमेंडमेंट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो सेबी का जहां तक लॉ वाले पोर्शन में अमेंडमेंट्स कंसिडर्ड है वो तो मैं कराई दूंगा क्लास ही में। पेपर 6C इंटरनेशनल टैक्स कोई चेंज नहीं है। पेपर 6D इकोनॉमिक लॉस, इसमें भी वही नथिंग। येलो मतलब कोई चेंज नहीं, मतलब May 20 नवंबर 20 के बीच में कोई नया टॉपिक इंक्लूड एक्सक्लूड नहीं हुआ है, ठीक है, सेम चल रहा है। हाँ, अब इतना तक देखो, पेपर 6 इलेक्टिव में कहीं कोई चेंज नहीं है, आपने देख लिया। पेपर 7 डायरेक्ट टैक्सेस, जो अमेंडमेंट्स आएंगे डायरेक्ट टैक्स में अप टू 30 अप्रैल तक जो नोटिफिकेशन है वो तो पढ़ना है, पर इसके अलावा इंक्लूड एक्सक्लूड कुछ नहीं हुआ है, एकदम सेम रखा है। अब सबसे भयंकर चीज इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें कुछ मेरे को जबरदस्त डिस्कस करना है तुम लोग के साथ। यहां तक तो कोई चेंज नहीं है, इंक्लूड एक्सक्लूड का टॉपिक में भी कोई नया इंक्लूड एक्सक्लूड नहीं हुआ है। हाँ, अब ये चेंज है, देखो आप, ये चेंज है इंपॉर्टेंट। फाइनेंस एक्ट 2019 बोलता है फाइनेंस एक्ट 2019 के सर्टेन प्रोविजंस जो हैं इट बिकेम इफेक्टिव ऑन 1 जनवरी 2020। तो यानी कि वो May 20 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं था, पर वो नवंबर 20 में एप्लीकेबल है, तो ये चेंज है। The amendments made by Finance Act 19, CGST Act and IGST Act have become effective on 1st January 2020. Therefore, the same are applicable for November 20 exam. तो ये तो अमेंडमेंट की क्लास में कवर होगा। तुमने आईडीटी का क्लास जिन भी सर का या मिस का पढ़ा है, उनके अमेंडमेंट लेक्चर जब आएंगे तो उसमें ये तो कवर वो लोग करेंगे, ठीक है। तो ये उसी बात को लेके कि फाइनेंस एक्ट के कुछ अमेंडमेंट्स हैं ऐसे हैं जो तुम्हारे मई एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं थे, पर नवंबर 20 के लिए एप्लीकेबल है, तो ये अमेंडमेंट लेक्चर में कवर होगा। ओके, अब कुछ जोरदार चीजें, ये 4 ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जिनको सिलेबस में बोला अभी लगाएंगे नहीं, ये एक्चुअल अमेंडमेंट है बट नॉट एप्लीकेबल फॉर नवंबर 20 एग्जाम। ये बहुत खास है, ठीक है। बोला सबसे पहले तो कोरोना वायरस की वजह से जीएसटी में जो चेंजेस किए गए, कोरोना वायरस की वजह से जो रिलैक्सेशन दिए गए ना कॉम्पोजिशन स्कीम में, रिटर्न फाइलिंग में, लेट पेमेंट पे, इंटरेस्ट वगैरह पे, वो एप्लीकेबल नहीं होगा, वो नहीं पढ़ना है अपने को। देखो क्या लिखा है, शैल नॉट बी एप्लीकेबल। ये एक्चुअल अमेंडमेंट है बट नॉट एप्लीकेबल फॉर नवंबर 20 एग्जाम। तो कोरोना की वजह से, लॉ में ये बात नहीं बोली इन्होंने, कमाल की बात है, लॉ में इन्होंने नहीं बोला कि कोरोना की वजह से कंपनी लॉ में जो चेंजेस आए मत पढ़ना, बोला वो तो कुछ नहीं बोला, मतलब पढ़ लेना। लेकिन यहां पे जीएसटी में जरूर बोल दिया कि कोरोना की वजह से जीएसटी के प्रोसीजर्स में जो रिलैक्सेशन दिया है वो आप मत पढ़ो, वो नवंबर 20 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा जबरदस्त, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन। हम सब जानते हैं जम्मू कश्मीर स्टेट अब स्टेट नहीं रहा, 2 यूनियन टेरिटरी में बढ़ चुका है, ठीक है, जम्मू कश्मीर यूटी एंड लद्दाख यूटी, जिसमें से जम्मू कश्मीर यूटी का खुद का स्टेट लेजिस्लेटिव भी रहेगा। अब ये वाला जो चीज़ है इसमें जीएसटी का मतलब जीएसटी का इंपैक्ट है, पर बोला ये मत पढ़ना, नवंबर 20 के लिए रेलेवेंट नहीं है। जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था 31 अक्टूबर 19 को आया था नोटिफिकेशन, 31 अक्टूबर 19, पर बोला ये नवंबर 20 में मत पढ़ो। इससे भी जोरदार 2 यूनियन टेरिटरीज है, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये 2 यूनियन टेरिटरीज का मर्जर हो चुका है इनटू 1 सिंगल यूनियन टेरिटरी 26 जनवरी को। 26 जनवरी रिपब्लिक डे 2020 को इन 2 यूनियन टेरिटरी को मर्ज हो चुका है, और मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले इन दोनों के कमिश्नरेट भी मर्ज हो चुके थे और इनमें नया रजिस्ट्रेशन नंबर भी इशू किया गया था टैक्स पेयर्स लोग के लिए, पर बोला मत पढ़ना। बोला दादर और दमन एंड दीव को जो मर्ज किया 2 में, ये नवंबर 20 के लिए मत पढ़ना। ग्रेट। इसके अलावा GSTR 3B, इसका तो डेट आ रहा है अभी सामने ही है। बोला GSTR 3B में रिटर्न फाइलिंग के लिए भी जो स्टैगर्ड प्रोसीजर आया वो भी मत पढ़ना। तो ये 4 चीज़ें, 4 अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जो अमेंडमेंट है पर आपको पढ़ना नहीं है नवंबर 20 के लिए। तो मई वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ताली है, क्योंकि उनके लिए मतलब पढ़ना, उन्होंने पढ़ा भी नहीं था। ये नवंबर 20 के लिए अगर तुमने पढ़ लिया है तो उसको क्या बोलते हैं, अनलर्न कर दो, भूल जाओ, ये अपने एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं रहेगा।
ठीक है, तो ये था कुल 22 पेज का एक्सक्लूजन का एप्लीकेबिलिटी चार्ट जो इंस्टीट्यूट ने निकाला। ये May 20 का है मेरे हाथों में, ये देख रहे हो। तो मैंने पूरा इसको लाइन बाय लाइन कंपेयर करके बता दिया कि क्या चेंजेस है। 99% आपने देखा येलो कलर मतलब नो चेंज, कोई उसमें परिवर्तन कुछ हुआ ही नहीं, एज इट इज, खाली 1% चेंज हुआ है। ये पूरा नोट्स जो मेरा देख रहे हो, ये हैंड रिटन जो दिख रहा है जो भी है, मतलब ठीक है, इसको आई विल पुट ऑन माई वेबसाइट डाउनलोड, ताकि तुम फ्यूचर में रेफर कर सको। ठीक है, आई होप ये एप्लीकेबिलिटी का एकदम क्लियर रहा होगा। आने वाले समय में मैं और भी अमेंडमेंट लेक्चर्स वगैरह सब पुट करता रहूँगा। बहुत जन मेरे से लगातार मांगते रहते हैं कि सर ये वाला डाल दो, वो वाला डाल दो। देखो समय लगता है, समटाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, बट आई विल डू इट। टैक्स ऑडिट की भी जो लेक्चर्स है ना, टैक्स ऑडिट का मेरे को और लेक्चर्स देना है, 3, 4, 5, 6 वगैरह लेटेस्ट लॉ के हिसाब से वो लेके वो भी मैं पुट कर दूंगा यूट्यूब में। ठीक है, थैंक यू।